नमस्कार साथियों, लंबे चौड़े विचार विमर्श के बाद मैंने नास्तिक नगर या एथीस सिटी का अंतिम रूप तैयार किया है। इस ऑडियो में मैंने लगभग हर चीज को बारीकी से समझाया है ताकि बार बार एक एक घंटे तक लोगों को बताना ना पड़े। सबसे पहले तो जो हमारा मकसद है वो ऐसा शहर बनाना है जिसमें कोई भी बड़ी समस्या ना हो। घरेलू छोटे मोटे पति पत्नी के झगड़े हो सकते हैं, लेकिन सामाजिक तौर पर कोई भी ऐसी समस्या ना हो जिससे इंसानी जीवन दुखदायी बनता है, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, दंगे, अंधविश्वास, भेदभाव आदि कोई भी समस्या ना हो। अच्छा, अब ये होगा कैसे? क्योंकि बातें तो सब बड़ी बड़ी करते हैं, हम गरीबी दूर कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे लेकिन करोगे कैसे भाई, ये तो बताओ। तो यहां मैंने अपनी ऑडियो में कैसे होगा इसकी बात ज्यादा की है, ना कि क्या करेंगे उसकी। तो भाई अगर हमें ऐसा समाज बनाना जिसमें कोई भी समस्या नहीं हो, तो उसके लिए 3 चीजें मेन होनी चाहिए। सबसे पहली बात, बहुत ही सख्त रूल बनाए जाने चाहिए जो सभी पर समान रूप से लागू हों। दूसरी जरूरी चीज ये है कि इस शहर का निर्माण राष्ट्रवाद की विचारधारा पे किया जाए, जिसमें समाज और राष्ट्र का हित आदमियों से पहले देखा जाता है, जैसे चीन में, ना कि आदमियों का हित समाज से पहले देखा जाए जैसे भारत में हो रहा है। क्योंकि सच्चाई ये है कि लोगों को किस बात से कोई मतलब नहीं है कि समाज अच्छा बने या ना बने, उन्हें बस फ्री बिजली, पानी, राम मंदिर दे दो और वो लोग खुश रहेंगे, चाहे उसके बाद देश को बेशक गुलाम बनने दो। तो भाई एक बढ़िया समाज तभी बनेगा जब हम अपने फायदे से पहले समाज या दूसरों का फायदा देखें। और ऐसा नहीं है कि इसमें आपका फायदा नहीं होगा, दरअसल सबसे ज्यादा फायदा तो आपका ही है कि एक ऐसा समाज बन जाए जिसमें कोई भी गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, लड़ाई दंगा ना हो। लेकिन मैं चाहे कितनी भी ईमानदारी और देशभक्ति की बातें कर लूं, मुझे पता है लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता, और जब तक मैं उनसे उनके फायदे की बात नहीं करूंगा कोई भी मेरा साथ नहीं देगा। इसलिए पहले रूल में मैंने आपके फायदे की ही बात बताई है। हमसे जुड़ने पर आपका पहला फायदा तो ये होगा कि अगर माँ बाप की मौत हो जाती है तो बच्चों को बड़ा और जिम्मेदार होने तक शहर संभालेगा। दूसरा फायदा यह है कि बुढ़ापे में बच्चे माँ बाप को घर से निकाल नहीं सकते, वरना उन्हें ही निकाल दिया जाएगा। इसके अलावा अगर माँ बाप की बच्चों से नहीं बन रही और वो खुद अलग रहना चाहते हैं तो उनके लिए ओल्ड एज होम खोले जाएंगे, जहां वो अपने हम उम्र दोस्तों के साथ अपने हिसाब से रह सकते हैं। तीसरा फायदा यह है कि आपको बच्चों की शादी के लिए पैसे जोड़ने की जरूरत नहीं है, उनकी शादी शहर करेगा। चौथा फायदा यह है कि अगर जिंदगी में कभी बड़े हादसे हो जाएं और आपको लाखों रुपयों की जरूरत पड़े, जैसे ऑपरेशन वगैरह में, तो उसकी मदद भी शहर करेगा। इसके अलावा आपके साथ गुंडागर्दी, हत्या, रेप जैसी घटनाएं होती हैं तो हर संभव तरीके से शहर आपकी मदद करने के लिए आपके साथ खड़ा रहेगा। कहने का मतलब यह है कि आप पर कोई भी मुसीबत आए, आप सिर्फ हमें अपनी समस्या बताइए और उसकी जिस भी तरीके से हो सकती है उस तरीके से ज्यादा मदद दी जाएगी। रूल 2, शहर में लोगों के खाने पीने, रहने पहनने के कोई नियम नहीं होंगे, जिसका जैसे मन करे वो वैसे रह सकता है। आपके इंटरटेनमेंट से बस दूसरों को परेशानी ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए आप सिगरेट पीना चाहते हैं, पियो, अकेले में पी लो या फिर कहीं ऐसी जगह पी लो जहां कोई आसपास दूसरे आदमी ना हो। लेकिन अगर 4 आदमी बैठे हैं जिन्हें धुएं से परेशानी है, वहां पर आप सिगरेट मत पीजिए। इसी प्रकार आप शराब पी सकते हैं, लेकिन मान लीजिए घर में बच्चों को दूध की जरूरत है तो आप पहले दूध पिलाए बच्चे को, उसके बाद अपने लिए शराब खरीदें। और शराब पीकर समाज में दूसरों से लड़ाई झगड़ा या बीवी से गाली गलौज, मार पिटाई करेंगे तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब है रूल 2 के अंदर आप अपनी फुल लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, जैसे चाहें वैसे, बस दूसरों को तकलीफ ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। मैं इस शहर को किताबों में लिखी हुई आदर्श और नैतिक बातों वाला बकवास शहर बनाना नहीं चाहता जो वास्तविक जीवन में संभव ही नहीं है। मैंने सारे नियम बहुत ही प्रैक्टिकल सोचकर बनाए हैं, जो होने चाहिए एक बेहतर समाज बनाने के लिए और जिनसे लोगों को कोई परेशानी भी ना हो। चलिए आगे बताता हूँ। रूल नंबर 3 ये है कि जो भी परिवार हमसे जुड़ना चाहता है उसके पास मिनिमम 1 एकड़ जमीन होनी चाहिए, या जहां पर हम शहर बसा रहे हैं वहां पर उसे 1 एकड़ जमीन खरीदनी होगी, जिसकी अभी कीमत 35 लाख रुपए है। और अगर ना उसके पास जमीन है, ना वो खरीद सकता है, तो उसे हमें बताना होगा कि वो क्या काम कर सकता है जिससे कि वो किसी प्रकार से शहर को सहयोग दे सके। 35 लाख का 1 एकड़ लोग खरीदेंगे, उसमें 10% पैसे हम मिलाएंगे, उन्हें सिर्फ 90% पैसे देने हैं। लेकिन यहां मैं आपको बता दूं कि ये जो 1 एकड़ जमीन है, ये एक परिवार में 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की के लिए है। अगर किसी के परिवार में 2 से अधिक बच्चे हैं तो उसको उसी प्रकार हर जोड़ी बच्चों के लिए 1-1 एकड़ जमीन खरीदनी होगी। मतलब अगर आपके परिवार में 10 लड़के 10 लड़की हैं तो आपके पास 10 एकड़ जमीन होनी चाहिए। मेंबर जो भी संपत्ति खरीदेंगे, जैसे उनकी 1 एकड़ जमीन, तो वो अपने नाम नहीं बल्कि शहर के नाम खरीदेंगे। मतलब संपत्ति किसी एक आदमी की ना होकर पूरे समाज की होगी। लेकिन यहां मैं आपको बता दूं कि संपत्ति का इस्तेमाल केवल वही परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी अपने जीवन यापन के लिए करेगा जिसने उसे खरीदा है। अब इस रूल का यह फायदा होगा कि हमारे समाज में जो पैसे के लिए एक दूसरे की मारामारी है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप किसी भी तरीके से दूसरे की प्रॉपर्टी छीन ही नहीं सकते। तो जो भाई भतीजे एक दूसरे को मारने पर तुले हुए हैं वो हमारे शहर में नहीं होगा। रूल नंबर 5, 5वां रूल ये है कि एक परिवार मैक्सिमम 10 एकड़ जमीन खरीद सकता है, उससे ज्यादा नहीं। अगर किसी के 2 से अधिक बच्चे हैं तो वो उसी के अनुसार 20 या 30 एकड़ जमीन खरीद सकता है, जो कि उसकी मौत के बाद हर बच्चों में बराबर बराबर 10-10 एकड़ बढ़ जाएगी। हमारे यहाँ 1 एकड़ से लगभग 2 लाख की कमाई होती है, तो अगर किसी परिवार के पास 10 एकड़ जमीन होगी तो उसकी सालाना कमाई 20 लाख होगी, जिससे वो अपनी सभी जरूरत और ऐशो आराम पूरे कर सकता है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि आप और ज्यादा पैसे नहीं कमा सकते, आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, लेकिन फिर वो पैसे बैंक में रखिए और अपनी सुख सुविधा और ऐशो आराम पर खर्च कीजिए, महंगे गाड़ी, बंगला, क्लब, फैक्ट्री, उन चीजों पर। लेकिन
जो जमीनें हैं वो 10 एकड़ से ज्यादा आप नहीं खरीद सकते। ये रूल मैंने दो बड़ी समस्याओं को हल करने के लिए बनाया है। एक तो पूंजीवाद, जैसा आज देश में हो रहा है कि 10% लोगों के पास 90% प्रॉपर्टी है, ये समस्या हमारे शहर में कभी नहीं होगी। दूसरा, हमारे शहर में आदमी के अच्छे और बुरे का फैसला उसके कामों के आधार पे होगा, ना कि पैसे प्रॉपर्टी के आधार पे, क्योंकि पैसे तो सबके बराबर हैं। आप एक निश्चित मात्रा तक ही अमीर हो सकते हैं, उसके बाद किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितने पैसे हों। उसके बाद आप जितना ज्यादा लोगों की मदद करेंगे उतने ही ज्यादा लोग फिर आपको पसंद करेंगे। आज हमारे देश में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि भले ही आपने कितने भी बलात्कार, हत्याएं, गुंडागर्दी की हो, कोई नहीं देखता, बस आपके पास कितना पैसा प्रॉपर्टी है वो चीज मायने रखती है। जो अमीर है पुलिस उसकी जेब में होती है, मीडिया उसका गुणगान करेगी, सभी अपनी बेटियों की शादी उसके बच्चों से भी करना चाहेंगे, और जो अच्छे और ईमानदार गरीब लोग हैं उनको कोई पूछता भी नहीं, चाहे वो कितनी भी लोगों की मदद कर ले। लेकिन हमारे शहर में ऐसा नहीं होगा। इसके अलावा जब कोई आदमी मैक्सिमम अमीर बन जाता है तो अपने आप दूसरों की मदद करना शुरू कर देता है, क्योंकि और अमीर तो वो बन नहीं सकता, तो वो सोचेगा कि चलो लोगों की मदद ही करने लग जाऊं। लेकिन हमारे समाज में ये हो रहा है कि अमीर होने की कोई लिमिटेशन नहीं है, इसीलिए सब सोचते हैं कि इसका हड़प लूं, उसका हड़प लूं, सबसे अमीर बन जाऊं। और इस अमीर बनने की रेस में सब एक दूसरे को मारने और धोखा देने पर तुले हुए हैं, जिसमें कोई नहीं जीतता, अंत में सब हारते हैं। तो ये देश में होना चाहिए कि एक आदमी एक निश्चित मात्रा तक ही अमीर हो सकता है, उसके बाद वो उसके पैसा कोई वैल्यू नहीं रखे, तब लोग अपने आप दूसरों की मदद करेंगे। और ये काम केवल समाजवादी विचारधारा में ही संभव है, ना कि पूंजीवादी विचारधारा में। रूल नंबर 6, ऊपर के रूल सुनकर आप ये ना समझे कि मैं सबको किसान और खेतों में काम करने वाले मजदूर बनाने का समाज बना रहा हूँ। दरअसल शहर में जमीन खरीदना कंपलसरी है, लेकिन उस पर रहना या खेती करना कंपलसरी नहीं है। आप शहर में जहाँ रह रहे हैं वहीं रह सकते हैं, और शहर में जो चाहे आप वो काम या नौकरी कर सकते हैं। आपने जो जमीन खरीदी है वो हम दूसरे आदमी को दे देंगे उस पर काम करने के लिए, और बदले में सालाना आपको 80,000 रुपए मिलता रहेगा। हाँ, आप खुद काम करेंगे तो 1 एकड़ से करीब 2 लाख की कमाई होती है, लेकिन किराए पर देते हैं तो यहाँ पर 80,000 रुपए ही मिलते हैं। तो आपको हर साल 80,000 रुपए मिलेगा, और 1,20,000 जो आपकी जमीन पर काम करेगा उस मजदूर या हमारे दूसरे साथी को मिलता रहेगा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई मैं बार बार जमीन खरीदने की बात क्यों कर रहा हूँ, जबकि जमीन से तो सबसे कम कमाई होती है, किसान खुद भूखे पैसे जहर खा के मर रहे हैं। तो भाई जमीन के बहुत फायदे होते हैं। सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि भले ही कमाई कम होती हो, लेकिन ये कभी आपको भूखे नहीं मरने देती, पेट भरने और खाने कमाने लायक पूरे साल देती रहती है। 10-15 हजार के लिए आपको पूरे महीने किसी की जी हजूरी नहीं करनी पड़ती। और सबसे बड़ा फायदा यही है कि जमीन पर काम करने वाला किसान आत्मनिर्भर होता है, किसी के टुकड़ों पर नहीं पलता। वो अन्याय और गलत चीज का खुलकर विरोध कर सकता है। और आपको याद हो तो अभी सरकार को केवल किसानों ने ही एक बार झुकाया है, इसके अलावा सरकार जो चाहे वो रूल बना देती है और सबको मानना पड़ता है, चाहे वो कितना ही बड़ा IAS IPS क्यों ना हो। पीछे कोरोना में रूल बना भी था कि जितने भी सरकारी अधिकारी हैं सबको कोवैक्सीन लगवानी पड़ेगी, वरना किसी की भी सैलरी नहीं आएगी। मजबूरी में सभी ने कोवैक्सीन लगवाई, और उसके बाद ही ये हार्ट अटैक के केस बढ़ते जा रहे हैं। खैर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर जमीन पास में हो तो आप जो है किसी के टुकड़ों पर नहीं पलते। साथ ही अगर आपकी डेथ हो भी गई तो आपके बच्चों को हम आपकी खरीदी हुई 1 एकड़ की कमाई से ही पालेंगे, जो कि मैंने रूल 1 में बताया था। क्योंकि हमारे पास कोई पैसों का पेड़ तो है नहीं जो पूरी दुनिया के बच्चों को फ्री में अपनी तरफ से पाले। मैं भी आपकी तरह नॉर्मल नौकरी पेशे वाला ही आदमी हूँ। इसके अलावा एक बहुत ही बड़ी वजह है जमीन खरीदने की, और वो है AI और रोबोटिक जमाना शुरू हो चुका है। फ्यूचर में जो आज इंसानी टैलेंट और हम ये बातें कहते हैं ना कि पढ़ाई करो कामयाब होके दिखाओ, ये फालतू की बकवास बन के रह जाएगी। आपके अंदर कितना भी टैलेंट और मेहनत हो कोई मायने नहीं रखेगा। किसान, मजदूर, अकाउंटेंट, वकील, डॉक्टर, टीचर वगैरह के काम सिर्फ रोबोटों से किए जाएंगे। 20 साल तक डॉक्टर की ट्रेनिंग देकर एक डॉक्टर बनाने से अच्छा है कि 20 मिनट में कंप्यूटर के अंदर हम डॉक्टर की सारा का सारा डाटा भरें और एक अच्छा सा रोबोट डॉक्टर की तरह सर्जरी करने लग जाए। इसके अलावा रोबोट ना थकेगा, ना गलती करेगा, ना सैलरी मांगेगा। तो धीरे धीरे पूरी दुनिया में आदमी खत्म हो जाएंगे, केवल मशीन और रोबोट ही काम करेंगे। उस समय केवल वही जिंदा रहेगा जिसके पास खुद की जमीन होगी, जो उस पर थोड़ा बहुत काम करके खाने लायक सामान पैदा कर सकेगा। और आपको अपनी जमीन पर खुद काम करने की भी जरूरत नहीं है, उसके लिए भी रोबोट होगा। आपको तो बस जमीन पर पैदा होने वाली चीजें खाकर पूरे साल बस पड़े रहना है मजे से। इसके अलावा रोबोट वगैरह खराब हो गए तो उन्हें ठीक करने का काम भी रोबोट ही करेंगे। तो भाई मैं आज के हालात देखकर फ्यूचर का अनुमान लगा सकता हूँ। फ्यूचर में केवल वही सर्वाइव कर पाएंगे जिनके पास अपनी खुद की जमीन होगी। कम से कम इतनी तो होनी चाहिए कि परिवार को पूरे साल खाने लायक सामान मिलता रहे। तो भाई जमीन की बहुत वैल्यू है, इसे आप हल्के में ना लें। लड़की वाले भी जब देखने आते हैं तो सबसे पहले यही पूछते हैं कि लड़का सरकारी नौकरी है या जमीन जायदाद कितनी है, क्योंकि उन्हें पता है साला नशेड़ी शराबी कैसा भी हो, अगर जमीन है तो कम से कम हमारी बेटी भूखी तो मरेगी नहीं। इसीलिए जो भी मेंबर बनना चाहते हैं कम से कम 1 एकड़ जमीन तो सबके पास होनी चाहिए, ताकि उनका परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी अपना गुजारा कर सके। रूल नंबर 7, हर साल शहर के लोग 10-15 लोगों की एक वर्किंग कमेटी बनाएंगे, जो शहर के लड़ाई झगड़ों को सुलझाने, लोगों की मदद करने और विकास संबंधी कार्यों में पैसे के इन्वेस्ट से रिलेटेड सारे फैसले लेंगे। और इन लोगों को इस काम के लिए कोई सैलरी भी नहीं मिलेगी, बस इन्हें अपने खेतों में काम नहीं करना पड़ेगा। इनकी जगह इनके खेतों को इनके पड़ोसियों को दे दिया जाएगा, और इन लोगों का काम होगा शहर के सभी लोगों के सभी दुख दर्द में उनकी मदद करना। रूल नंबर 8,
शहर के लोग अपनी इनकम का 10% वर्किंग कमेटी को दिया करेंगे और उस 10% का इस्तेमाल वर्किंग कमेटी उन कामों में करेगी जिसके लिए लोग उम्र भर पैसे जोड़ते हैं। इसका फायदा ये होगा कि अब लोगों को अपने बड़े खर्चों के लिए उम्र भर पैसे जोड़ने की जरूरत नहीं है, वो बस अपने परिवार के साथ मिलजुल कर रहे हैं और जो 10-15 सालों में बड़े खर्चे होते हैं वो वर्किंग कमेटी या शहर अपने आप करेगा। मान लीजिए 100 लोग हैं, अब 1 एकड़ से 2 लाख की कमाई होती है तो सब लोग उसका 10% यानी 20-20 हजार रुपए जमा करें तो वर्किंग कमेटी के पास हर साल 20 लाख रुपए होंगे। अब पहले साल हम उससे 3 ट्रैक्टर खरीद सकते हैं जो बारी बारी सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। वही अगर 100 लोगों के पास 1-1 एकड़ जमीन है तो उनमें से कोई भी ट्रैक्टर नहीं खरीदेगा 1 एकड़ के लिए। इसी प्रकार दूसरे साल सोलर पैनल खरीदे जा सकते हैं जिससे सबको बिजली फ्री मिला करेगी। तीसरे साल शहर के अंदर वाटर प्लांट लगाया जा सकता है जिससे कि अपना खुद का पानी रिफाइन करके सबको दिया जा सकता है और इस प्रकार मात्र 3 साल में सबके पास अपना खुद का ट्रैक्टर, फ्री बिजली, फ्री पानी होगा। और इसी तरह मान लीजिए इस साल 5 बच्चों की शादियां करनी है तो 5 अलग अलग शादियों के बजाय एक शादी करेंगे 5 की, जिसमें खर्चा भी बचेगा और धूम धड़ाके से भी होगी और आपको कुछ नहीं करना, बस अपने परिवार के साथ अपनी लाइफ एंजॉय करनी है और भविष्य में होने वाले सभी खर्चों की चिंता वर्किंग कमेटी पर छोड़ दीजिए। रूल नंबर 9, ये है पॉपुलेशन कंट्रोल का नियम। अगर कभी जनसंख्या ज्यादा हो जाती है तो हम लोग 2 संतान या 1 संतान का नियम लागू करेंगे जिससे कि जनसंख्या को वहीं पर रोका या कम किया जा सके। जैसे ही हमारे साधन बढ़ने लगेंगे हम धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ाते रहेंगे और इसी नियम की वजह से हमारे समाज में कभी भी गरीबी या बेरोजगारी पैदा नहीं होगी और सब लोग अमीर और ऐशो आराम की जिंदगी जिएंगे। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अभी कुछ दिन पहले बिहार से मेरे पास मेंबरों का फोन आया था तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप लोग एक काम कीजिए, आप सबके पास 2-2 कट्टा जमीन है और लगभग 1000 परिवार होंगे तो आप सब केवल एक ही बच्चा पैदा करें, चाहे वो लड़का हो या लड़की। इस प्रकार 20-25 साल बाद ऑटोमेटिक आपकी पॉपुलेशन घटकर आधी रह जाएगी क्योंकि बूढ़े माँ बाप 2 मरेंगे लेकिन बच्चा एक ही पैदा होगा। तो जहां आज आपके पास 2 कट्टा जमीन है 25 साल बाद 4 कट्टा जमीन हो जाएगी और इसी प्रकार आगे वो भी एक संतान पैदा करेंगे तो 25 साल बाद फिर दोबारा बढ़ के 8 कट्टा जमीन हो जाएगी। मतलब मात्र 50 साल बाद जिनके पास 2 एकड़ जमीन है बिना कोई काम किए 50 साल में उनकी प्रॉपर्टी 4 गुना हो गई और इस तरह आपके गांव से गरीबी पूरी खत्म हो जाएगी और 50 साल बाद सब अमीर होंगे। तो वो कहने लगे कि भाई इसमें तो 50 साल लग जाएंगे, हम अभी अमीर होना चाहते हैं। मैंने उनसे कहा कि भाई 4000 सालों की गरीबी है, 4 दिन में खत्म नहीं होगी। मान लीजिए आप मुझसे नहीं जुड़ते हैं या इस तरीके को नहीं अपनाएंगे तो आने वाले 50,000 सालों तक भी आप गरीबी रहने हो। कम से कम मेरे इस तरीके से मैंने 50 सालों में तो आपको अमीर बना दिया ना। तो भाई गरीबी बेरोजगारी 2 दिन में खत्म नहीं होगी, उसमें समय लगता है, लेकिन एक बार अगर हमने व्यवस्था अच्छी बना ली तो फिर ये समस्याएं खत्म होते देर नहीं लगेगी। तो भाई फिर वो बोला कि इसमें एक और दिक्कत है, वो 1000 लोग हमारे साथ इस एग्रीमेंट पे क्यों एग्री होंगे और बीच में किसी ने एग्रीमेंट तोड़ दिया तो हम क्या कर सकते हैं। फिर मैंने उसे समझाया कि भाई इसीलिए तो मैं ये शहर बना रहा हूं ना, आपस में भरोसे पर लोग जो काम करते हैं उसे कोई तोड़ दे तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब शहर में प्रॉपर एग्रीमेंट होगा तो जो भी नियमों को तोड़ेगा उसको निकाल दिया जाएगा। उस समय सब लोगों को दूसरों के साथ मिलकर रहना ही पड़ेगा और तभी व्यवस्था सुधर सकती है। अब रूल नंबर 10, यह वही है कि लोगों को शहर से कब निकाला जाएगा और कोई गलत काम करता है तो उसके साथ कैसे कार्रवाई की जाएगी। तो भाई मान लीजिए कोई मेंबर चोरी, लड़ाई झगड़ा करता है या बात नहीं मानता तो सबसे पहले जो 10-15 लोगों की वर्किंग कमेटी बनेगी वो देखेगी कि किसकी गलती है और किसने क्या काम किया है। अगर कोई छोटी मोटी बात है तो उससे माफी मांगने को कहा जाएगा या जो भी हर्जाना होगा वो भरवाया जाएगा। फिर भी नहीं मानता तो उसे अलग जगह काम करने को कहा जाएगा जहां पर वो दूसरों को परेशान ना करे। लेकिन अगर वो फिर भी नहीं मानता, बार बार पास जाकर दूसरों से लड़ाई करता है तो उसे शहर से निकाल दिया जाएगा और निकालने की प्रक्रिया में भी शुरू में 10-15 दिन के लिए निकाला जाएगा ताकि बाहर गंदे समाज में रहकर उसको अकल आ जाए। लेकिन वो फिर भी आकर लड़ाई झगड़े करेगा तो उसको परमानेंटली शहर से निकाला जा सकता है। अब समस्या ये होती है कि अक्सर 2 लोगों की लड़ाई में ये पता नहीं चलता कि गलती किसकी है। तो अगर मान लीजिए कोई ऐसा केस सामने आता है जिसमें पता ही नहीं चल रहा है कि किसकी गलती है तो वर्किंग कमेटी दोनों को बॉडी कैमरा देगी जिसको वो 24 घंटे पहने रहेंगे। इससे उनके साथ जो भी कुछ होता है उसका पक्का सबूत रहेगा और फिर जो भी गलती करेगा उसे माफी मांगने को कहा जाएगा और उसे मांगनी पड़ेगी। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये जो तरीका है छोटे मोटे लड़ाई झगड़े या चोरी वगैरह के केस में अपनाया जाएगा। अगर कोई सदस्य ऐसा घिनौना पाप करता है जो मानवता या बिल्कुल ही बर्दाश्त करने लायक नहीं है, जैसे रेप, हत्या, तो उसको शहर से तो सीधे निकाला ही जाएगा। साथ ही हमारे हाथ में जो भी पावर होगी उसके अनुसार उसको जो भी सजा दी जा सकती होगी वो भी हम देंगे। और इसी रूल के द्वारा हम अपने शहर में चोरी, हत्या, बलात्कार जैसी घटनाओं को बिल्कुल जड़ से खत्म कर सकते हैं। क्योंकि आज देश में ये समस्याएं इसलिए हो रही हैं क्योंकि लोगों को पता है कि भले ही मैं कुछ भी करूं कोई कानून व्यवस्था मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। 5-10 लाख रुपए पुलिस को दूंगा और 2-3 लाख का कोई बड़ा वकील करूंगा, चलता रहेगा केस सालों साल। और अगर सजा हो भी गई तो 2-4 साल बाद वापस आ जाऊंगा, इसी समाज में अपने घर में मजे से रहूंगा, कौन मेरा क्या बिगाड़ सकता है। और ये हो भी रहा है। आप ही के घर के पड़ोस में कोई रेपिस्ट या फिर आतंकवादी रह रहा है और आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो उसका घर है, वो रहेगा। तो भाई यहाँ आप करोड़ों का घर प्रॉपर्टी होने के बावजूद एक ऐसे समाज में रहने को मजबूर हैं जहां पर क्रिमिनल ही क्रिमिनल भरे हुए हैं और आपका परिवार एक दिन भी सुरक्षित नहीं है।
वहीं हम आपको केवल 35 लाख रुपए में एक ऐसा समाज देंगे जिसमें कोई भी लड़ाई झगड़ा, नफरत, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी कुछ होगी ही नहीं। और देखा जाए तो यही रूल देश के अंदर भी होना चाहिए कि अगर कोई आतंकवादी या रेप जैसा गलत काम करता है तो उससे उसका घर बार सब कुछ छीनकर सड़कों पर भिखारी की तरह मरने के लिए छोड़ दिया जाए। रूल नंबर 11 ये वही है कि सभी लोग नास्तिक होंगे और उनकी कोई भी जाति धर्म नहीं होगी। वो लोग भगवान के बजाय विज्ञान को मानेंगे। और ये रूल जरूरी है ताकि हम लोग कभी भी आपस में जाति धर्म के नाम पर बटे नहीं और आपस में लड़े नहीं। इसी एक रूल की वजह से हमारे समाज में कभी भी दंगे, आतंकवाद, अंधविश्वास या छुआछूत जैसी समस्या पैदा नहीं होंगी और हमारा समाज एक परफेक्ट समाज बनेगा। रूल नंबर 12 हम लोग नास्तिक जरूर है लेकिन हमें धार्मिकों से लड़ाई या नफरत नहीं करनी है, सबके साथ मिलकर रहना है। खुद मेरे दोस्त रिश्तेदार धार्मिक है जो आते हैं, खूब पार्टी शार्टी करते हैं और मेरी माँ भी धार्मिक है। तो केवल मैं नास्तिक हूं और मुझे पूजा पाठ पसंद नहीं है, इसका यह मतलब नहीं कि मैं उनसे रिश्ते तोड़ लूं और देश से उन सबको निकालने जैसी गंदी बातें कहूं। भाई सबकी अपनी अपनी सोच है, जिनको पसंद है वो माने, लेकिन हम आपस में बटकर लड़ना नहीं चाहते, इसीलिए हमें नहीं मानना है। और इसीलिए मैंने इस शहर का नाम भी नास्तिक नगर या एथीस्ट सिटी रखा है ताकि 10 घंटे तक समझाना ना पड़े। जो भी आदमी हमसे जुड़े वो नाम देखकर ही समझ जाए कि हमारा क्या मकसद है। रूल नंबर 13 ये आखिरी नियम है। लोगों की जो भी पैसा प्रॉपर्टी है वो कभी बेचेंगे नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी को वैसे ही देंगे जैसे उन्होंने पिछली पीढ़ी से प्राप्त किया है। ये रूल मैंने अपने गांव की हालत को देख के बनाया है। 2008 तक हमारे गांव में सबके पास जमीनें थी और सब राजा की तरह ऐश करते थे। केवल 2-3 महीने काम करते थे और पूरे साल खाने पीने का इंतजाम हो जाता था। लेकिन फिर सबने जमीनें बेचनी शुरू कर दी और 5-6 साल वो पार्टियां, अय्याशियां और शराब की नदियां बहाई गई कि बस पूछो ही मत। लेकिन वो कहते हैं ना, 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। मात्र 5-6 साल बाद 2014 तक लगभग सबके पैसे खत्म हो चुके थे और आज वही लोग जो राजा की तरह अपनी जमीन पर लेटकर पूरे साल आराम किया करते थे, मात्र 5-10 हजार की नौकरी के लिए दूसरों की गुलामी करते हैं। पहले 2 महीने के काम में साल भर के खाने का इंतजाम हो जाता था और अब 11 महीने नौकरी करने के बाद भी इतने पैसे नहीं कमा पाते कि 1 महीना बैठकर खा सके। पैसे की इतनी कमी हो गई है कि पैसे के लिए भाई भाई को मारने को तैयार हो गया है। बाहर से देखने पर सब खुशहाल दिखाई देते हैं, सबकी करोड़ों की कोठियां और लाखों की गाड़ियां खड़ी हैं, लेकिन अंदर से सब खोखले हो चुके हैं। जो पानी पिलाना पहले धर्म समझा जाता था अब वही 15-20 रुपए की बोतलों में बिकने लगा है। जिस जमीन के लोग खुद मालिक हुआ करते थे अब उस पर चौकीदारी की नौकरी करते हैं। तो मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि ये विकास हो रहा है कि क्या हो रहा है। विकास का मतलब जंगलों को काटकर शहर बनाना या बड़ी बड़ी आलीशान बिल्डिंगें बनाना नहीं होता। विकास का मतलब है इंसान के जीवन स्तर को सुधारना। लेकिन यहाँ तो बस जगहों का निर्माण हो रहा है और अंदर गरीबी बढ़ती जा रही है। तो भाई अगर आपको अय्याशी करनी है तो जो पूर्वजों ने पैसा प्रॉपर्टी जोड़ी है उसको बेचकर नहीं कर सकते। आप खुद कमाओ, एक्स्ट्रा नौकरी करो, पूरे साल दुखी रहो ताकि आप पिज्जा, बर्गर, बड़े बड़े मॉलों में घूमना फिरना जैसी अय्याशियां कर सके। लेकिन जो पैसा प्रॉपर्टी जोड़ा है जिससे आपका गुजारा चल रहा है वो आने वाली पीढ़ी के लिए ऐसे के ऐसे छोड़ना जरूरी है ताकि उनका भी गुजारा चल सके। और इसीलिए मैंने रूल नंबर 4 बनाया था कि जो भी पैसा प्रॉपर्टी होगी वो आदमी की ना होगी, पूरे समाज की होगी, ताकि वो उसे कभी बेच ना सके। क्योंकि एक आदमी को प्रॉपर्टी बेचने में भले ही फायदा हो लेकिन समाज को हमेशा नुकसान होता है। और मैंने पहले भी बताया कि हम आदमी से पहले समाज का फायदा देखेंगे और एक बार अगर हमने समाज बेहतर बना दिया तो फिर हर आदमी का फायदा होगा। तो बस यही 13 रूल थे। अगर कोई हमसे जुड़ना चाहे और हमारे समाज में रहना चाहे तो वो मुझे बता सकता है। मेरा फोन नंबर है 9999214623। एक बार शॉर्ट में सारे नियम दोबारा बता देता हूँ। खाने पीने रहने का कोई नियम नहीं बनाया जाएगा। सबके पास मिनिमम 1 एकड़ जमीन होनी चाहिए। प्रॉपर्टी किसी एक आदमी की ना होगी, पूरे शहर की होगी। पूंजीवाद ना फैले इसीलिए 10 एकड़ से ज्यादा कोई जमीन नहीं रखेगा। 10-15 लोगों की वर्किंग कमेटी बनेगी। इनकम का 10% वर्किंग कमेटी को दिया जाएगा। आपके बच्चों की नौकरी, शादी, रख रखाव की सभी जिम्मेदारी वर्किंग कमेटी उठाएगी। पॉपुलेशन कंट्रोल की जाएगी। चोरी, बलात्कार, दंगे होने पर निकाल दिया जाएगा। सब नास्तिक होंगे, जाति धर्म नहीं मानेंगे। और लास्ट, अपना पैसा प्रॉपर्टी बेचनी नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि आपको अभी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप पैसे जोड़े, लेकिन जहां आप शहर में 1.5 करोड़ के फ्लैट लेते हैं जिसमें आपको कोई फायदा नहीं होता, उल्टा हर महीने 10-15 हजार का मेंटेनेंस देना पड़ता है, उससे तो अच्छा ही है कि आप हमारी स्कीम में पैसे लगाएं। वहां पर आपको गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, रेपिस्टों वाला समाज मिलता है जहां कोई किसी की मदद करने को तैयार नहीं है। लेकिन यहां पर हम आपकी हर मुसीबत में आपकी मदद तो करेंगे ही, साथ ही आपने जो 35 लाख रुपए लगाए हैं उससे जो भी सालाना आपकी कमाई होती है उससे हर महीने 10-15 हजार रुपए भी आपको देंगे। तो भाई डिसाइड आपको करना है। हमने आपको अपनी स्कीम बताई है, अच्छी लगे तो आप जुड़ो और नहीं लगे तो जिस ब्रज समाज में आप रह रहे हैं उसी में रह